Hello बच्चों, how are you? Myself Talwar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6, work, energy and power. तो बच्चों सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं। वर्क किसको कहते हैं? हाउ कैन वी डिफाइन वर्क? बच्चों वैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ की बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम कोई भी कुछ काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। जैसे कि अगर आप अभी मेरा वीडियो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको भी एक वर्क बोलते हैं। कोई वॉचमैन जो किसी ऑफिस के गेट पे दिन से सुबह से लेके शाम तक चौकीदारी करता है और वो चौकीदारी करने पे उसको कुछ पेमेंट मिलता है। तो बच्चों ये जो चौकीदार ने जो काम किया, वो जो वॉचमैन ने जो काम किया, उसको भी हम क्या बोलेंगे? हमारे डे टू डे लाइफ में हम क्या बोलेंगे? उसको वर्क बोलेंगे। पर बच्चों फिजिक्स में वर्क का मीनिंग कुछ अलग है और वर्क को हम फिजिक्स में मैथमेटिकल स्टेप्स में डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथ्स वी कैन डिफाइन द वर्क इन फिजिक्स। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं वर्क किसको बोलते हैं एंड हाउ कैन वी डिफाइन वर्क। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की डेफिनेशन, फिर वर्क को फील करते हैं, वर्क की फीलिंग लेते हैं कि भाई एक्चुअली वर्क क्या है। बच्चों ये जो वर्क एनर्जी पावर ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आप ऑलरेडी ये चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हो, बट यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्क क्या है, कांस्टेंट फोर्स से वर्क क्या होगा, वेरिएबल फोर्स से वर्क क्या होगा, सभी बात हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बच्चों ये जो लेक्चर होने वाला है, ये जो हमारा लेक्चर होगा वो थोड़ा बेसिक लेक्चर होगा। हम थोड़ी बेसिक बात करेंगे वर्क के बारे में। तो देखो बच्चों, हाउ कैन वी डिफाइन वर्क? तो वर्क इज डिफाइंड एज scalar product of force acting on a body and displacement of body due to applied force। वर्क इज डिफाइंड एज, यहां पे फोकस करना बच्चों, वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स acting on a body and the displacement of body due to applied force। ओके, सो हम वर्क को W से डिनोट करेंगे। सो वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट। और बच्चों यहां से हम ये जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको हम अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमने बच्चों वेक्टर की बात की और वेक्टर की हमने 2 प्रोडक्ट्स देखी। फर्स्ट को हम बोलते थे डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड वन थी क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना बच्चों ये बात। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट लेते हैं और हमें मिलने वाली जो प्रोडक्ट है वो अगर स्केलर क्वांटिटी हुई तो हमने जो 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच की जो प्रोडक्ट ली उस प्रोडक्ट को हम बच्चों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं।
और बच्चों अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट लेते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो प्रोडक्ट अगर स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हुई तो हमने जो दो वेक्टर की प्रोडक्ट ली थी उस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। या तो हम बोलेंगे उसको क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, और स्केलर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है, हम इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमारी एनसीईआरटी बुक ऐसा भी कहती है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर आप बच्चों कोई अच्छी रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हो तो हम डॉट प्रोडक्ट को, दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट को हम इनर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। हम बच्चों ये सभी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया गया है कि डॉट प्रोडक्ट को इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बट हम यहाँ पे इसलिए आपको ये समझा रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और हम इनर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो बात है इनर प्रोडक्ट, ये जो नाम है वो आपको जी नीट की एग्जाम में काम लगेगा। इसलिए हमने आपको बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलेंगे और डॉट प्रोडक्ट को अच्छी रेफरेंस बुक क्या कहती है, इनर प्रोडक्ट भी बोलती है। सो वर्क is defined as scalar product of force acting on a body. फोर्स, अब बच्चों फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम उसको उसके हेड पे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कैन बी डिनोटेड बाय एस, और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम बच्चों उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। कैसी प्रोडक्ट ली बच्चों, हमने स्केलर प्रोडक्ट ली, तो हम ऐसे फोर्स को, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 4 में ऐसा भी सीखा, इफ वी रिमूव द डॉट प्रोडक्ट व्हाट वी हैव टू डू, वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सो हम इसको मॉड्यूलस में लिखेंगे, इनटू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, इनटू द एंगल बिटवीन, दैट इज अ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वेक्टर। सो बच्चों हम इसको अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं सो हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सो हमने सिर्फ फोर्स एफ ही लिखा, उस पे से हमने एरो हटा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहाँ से हमें फोर्स वर्क की एक दूसरी भी डेफिनेशन मिलेगी। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on a body, force acting on a body, that is magnitude of force को हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, that is the magnitude of displacement of body, जिसको हम वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड कॉस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, और वी कैन से हम मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। ओके
फिर से एक बार समझ लेते हैं। वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, scalar product, that is dot product of force acting on a body and displacement of body by applied force। जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच की स्केलर प्रोडक्ट को, और वी कैन से डॉट प्रोडक्ट को हम बच्चों क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। और वर्क की अब हमने यहां से स्केलर प्रोडक्ट रिमूव कर दी, सो हम यहां से लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, displacement of, that is a magnitude of displacement, and angle and the cos of angle between force and displacement. So F work is equal to force, magnitude of force, magnitude of displacement S, and the cos of angle between force and displacement. तो बच्चों हमने यहां से ये जो आपको दिख रहा है, यहां से हमने एक नई डेफिनेशन लिखी कि वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हमने यहां से स्केलर प्रोडक्ट रिमूव कर दी और हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वर्क को डिफाइन किया। सो हम यहां से लिख सकते हैं वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस एंड एंगल बिटवीन force and displacement, that is the angle between both vector, और हम यहां से both factor निकाल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, and angle between force and displacement, force and displacement, ये दोनों क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हो, वो भी हमने ये जो रब किया वो भी गलत नहीं था, एंगल बिटवीन बोथ फैक्टर, बट बोथ कौन से वेक्टर, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चे अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। मान लो हमारे पास अगर यहाँ पे एक बेस पे हमारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है, इस m मास के ऑब्जेक्ट पे ये रही हमारी सरफेस, हमारी नहीं, जिस सरफेस पे हमने मास m को रखा है वो सरफेस, अगर मैं इस मास m को इस डायरेक्शन में विद द हॉरिजॉन्टल थीटा जितने एंगल पे मैं अगर उस पे f जितना फोर्स लगाऊंगा तो, और अगर ये जो m मास का ब्लॉक है वो यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर मैं इस m मास के ऑब्जेक्ट पे थीटा जितने विद द हॉरिजॉन्टल थीटा जितने एंगल पे f जितना फोर्स लगाऊंगा, और अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट s जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, वर्क इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनना, यहां से हम फोर्स F का दो कंपोनेंट बच्चों बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए m मास के ऑब्जेक्ट का, तो ये रहा हमारा m मास का ऑब्जेक्ट जिस पे हॉरिजॉन्टल के साथ f जितने एंगल पे फोर्स लगा, सॉरी थीटा जितने एंगल पे फोर्स लगा। अब फोर्स के दो कंपोनेंट हम यहाँ से देख सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड दूसरा वाला है वर्टिकल कंपोनेंट में। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को मैं यहाँ से F जितना फोर्स लगाऊंगा तो होगा क्या बच्चों, ये जो पॉइंट है वो कुछ आगे जाएगा और कुछ ऊपर भी जाएगा। मीन्स हमें यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट मिले, एक है हॉरिजॉन्टल में, एक है वर्टिकल में। अब बच्चों हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फोर्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, और हमने चैप्टर नंबर 4 में बात की कि अगर कोई वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है तो उसको हम उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। तो ये रहा फोर्स का कॉस कंपोनेंट, और कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे उस वेक्टर का साइन कंपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पे देखो बॉडी पे इस ऑब्जेक्ट पे F जितना फोर्स लगा विद द हॉरिजॉन्टल कितने एंगल पे, थीटा जितने एंगल पे, तो हम यहाँ से वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स।
फोर्स के किस कौन से कंपोनेंट ने बॉडी को डिस्प्लेस कराया, तो हम यहाँ से देख सकते हैं एफ के कॉस थीटा कंपोनेंट ने बॉडी को डिस्प्लेस कराया और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस जितना हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिखेंगे फोर्स एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। दिस इज अ वर्क। बच्चों हमने वर्क को 3 नए नए तरीके से डिफाइन किया। अब बच्चों देखो हमने यहाँ पे लिखा है वर्क इज डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो बच्चों ये जो फोर्स है वो ये जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के स्केलर प्रोडक्ट से हमें मिलता है। सो दिस वर्क इज, हम यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास, और स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, हमें उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वी कैन से स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो वर्क डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसके पास ओनली क्या है, उसका मैग्नीट्यूड। अब बच्चों देखो यहाँ पे वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान से सुनना, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से वर्क का यूनिट लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का ऐसा यूनिट है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सो हम यहां से लिखेंगे न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। सो हम यहां से लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इंटू मीटर। अब बच्चों इस न्यूटन इंटू मीटर को हम एक ग्रेट साइंटिस्ट की मेमोरी में हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ unit of, that is SI unit actually, SI unit of work is जूल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई झूल, वो वाला नहीं, जूल। ओके, सो SI unit of work is Newton into meter according to formula W is equal to scalar product of force acting on a body and magnitude and displacement of a body। और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, जूल बोलेंगे। सो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब ध्यान से सुनना, ये हमने W कैसे लिखा, ओके हटा दो भाई, इसको हटा दो। चलो, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंट तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की थी, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चों अगर हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क इज। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पे ऐसा यूनिट की बात की, तो वर्क का ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो हमने यहाँ पे न्यूटन लिखा। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, सो हमने यहाँ पे मीटर लिखा। इफ वी टॉक अबाउट सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, वी हैव टू कंसीडर only CGS unit of given physical quantity। so यहाँ से F का CGS यूनिट क्या होता है, याद करो। हमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में देखा था कि फोर्स का, मेरी जीभ स्लिप हो रही है, मेरी जो टंग है वो स्लिप हो रही है। फोर्स का CGS यूनिट होता है डाइन। क्या होता है बच्चों, डाइन। सो डाइन एंड डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट
डाइन इंटू सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और ये डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम बोलेंगे अर्ग। सो हम यहां से लिख सकते हैं CGS यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। वर्क इज अर्ग। अर्ग इज सिंबलाइज एज ERG। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फोर्स वर्क का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग न्यूटन इंटू मीटर वी कैन राइट जूल इन अ मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट जूल। If we talk about CGS system of unit, then CGS system in CGS system of unit, the unit of work is dyne into centimeter, because the CGS system of unit of force is dyne, and unit of displacement in CGS system of unit is centimeter. So instead of writing dyne into centimeter, we can write erg. हम क्या लिख सकते हैं? erg लिख सकते हैं। अब बच्चों 1 मार्क्स मोस्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स मोस्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, कौन सा वाला? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ओके बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, हमने यहाँ पे W लिखा था, मुझसे मिस हो गया। ओके, बात कर लेते हैं, पहले ये देख लो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, दैट इज डायमेंशन फार्मूला को हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जिसके भी डायमेंशन फार्मूला हमें निकालना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो किसकी प्रोडक्ट है? फोर्स की प्रोडक्ट है। सो हम फोर्स को भी लिखेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट को भी लिखेंगे, इनटू कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा को भी लिखेंगे। अब बच्चों कॉस थीटा इज अ प्लेन एंगल, और हमने जब चैप्टर नंबर 2 देखा था उसमें प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी। सो ये जो प्लेन एंगल है, कोई भी एंगल है बच्चों, उसका डायमेंशन फॉर्मूला 0 होगा। उसका डायमेंशन 0 होगा बच्चों, उसका डायमेंशन फॉर्मूला 0 नहीं होगा। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? m/0, l/0, t/0, because the power of, or we can say dimension of all the physical quantities for angle is 0. So work का ऐसा डायमेंशन फॉर्मूला है। फोर्स का क्या होता है? फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज अ यूनिट ऑफ, सॉरी, kg इज अ यूनिट ऑफ मास। सो मास को हम यहाँ से लिख सकते हैं m1 L0 T⁻⁻2, बिकॉज kg मीटर सेकंड पावर 0। kg मास, यूनिट ऑफ मास, मास रेज़ टू 1। मीटर तो है नहीं, उसके लिए L/0 T⁻⁻2। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। सो यहाँ से हम लिखेंगे m/0 L/1 T⁻0। और cos थीटा की तो हमें बात करनी ही नहीं है, बिकॉज उसके डायमेंशन 0 हो गए। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू m/1। देखो यहाँ पे m/, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, बेस सेम, तो उसके पावर का एडिशन होगा। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। L/0 + 1 1, T⁻⁻2 + 0 T⁻⁻2। This is a dimensional formula of work. ओके बच्चों, हमने यहाँ पे कुछ लिखा था, फिर मुझसे मिस हो गया, मेरे दिमाग से चला गया। हमने यहाँ पे W करके कुछ लिखा था, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर किसी बॉडी पे इस तरह से F जितना फोर्स लगता है विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा जितने एंगल पे F जितना फोर्स लगता है, तो हम यहाँ से फोर्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सॉरी, वर्क को, नॉट फोर्स को। मेरे मुंह से कभी कब का फोर्स ही निकल रहा है। वर्क इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction
direction of in the direction of displacement multiply by displacement। सर आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। देखो ध्यान से, वर्क इज अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे हम फील करते हैं, फोर्स लगा बच्चों, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में हेल्प कर रहा है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट बॉडी को डिस्प्लेस करा रहा है जो कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ से हम फोर्स वर्क को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट इन of force in the direction of displacement multiply by displacement. So work is equal to component of force in the direction of displacement multiply by displacement. Okay? चलो बच्चों यहाँ अब ध्यान से सुनना, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल एंड सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। तो हम बच्चों यहाँ से जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन लिखे तो यहाँ से आपको रट्टा नहीं मारना है, तो आपको यहाँ पे मैं सिखा दूंगा, ध्यान से सुनना। 1 मार्क्स मोस्ट एमपी एमसीक्यू, 1 जूल इज इक्वल टू ब्लैंक अर्ग। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। कैसे? तो देखो 1 जूल की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 न्यूटन इंटू मीटर। भाई न्यूटन इंटू मीटर की जगह पे ही तो हम जूल लिखते हैं, तो उसका उल्टा करते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अर्ग है वो वर्क का सीजीएस यूनिट है, तो वो फोर्स का सीजीएस यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट का प्रोडक्ट है। बच्चों अगर हम 1 न्यूटन को ऐसे लिखें 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर तो भी चलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1 एंड न्यूटन इंटू मीटर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 और वी कैन से 100 सेंटीमीटर, हम इसको लिखते हैं 10 पावर 2 सेंटीमीटर। सो बेस सेम तो पावर का एडिशन होगा, सो 5 + 2 दैट इज 7, 10 पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और बच्चों हम यहाँ से लिख सकते हैं, कहाँ पे चला गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू, न्यूटन इंटू मीटर की जगह पे हम जूल लिखेंगे फिर से, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। ओके, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। आपको कैमरे में दिख तो रहा है ना, जरा देख लेते हैं बच्चों। ओके चलो दिख रहा है, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, हम इसको मिटा देते हैं और थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। हाँ चलो, गर्मी काफ़ी लग रही है यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, वर्क के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा बात करते हैं डिटेल में। वर्क
कैन बी पॉजिटिव, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। बच्चों वर्क की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ध्यान से सुनना फिर से एक बार, ये जो वर्क है ना, वो वर्क की वैल्यू हमें पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है और हमें वर्क की वैल्यू ज़ीरो भी मिल सकती है। एक दूसरी बात, जितने फोर्स उतना वर्क। अगर किसी बॉडी पे 3 टाइप्स के फोर्स लग रहे हैं तो हम उस तीनों फोर्स की वजह से कितना वर्क होगा वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। वर्क पॉजिटिव कब होगा? बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। पॉजिटिव वर्क की वैल्यू पॉजिटिव हमें कब मिलेगी? तो देखो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने m मास का ऑब्जेक्ट रखा है। उस m मास के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से F जितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊंगा, उस पे अप्लाई करूंगा और ये बॉडी लग रहे फोर्स की वजह से उसके मिड पॉइंट तक का हम डिस्टेंस में लेते हैं, एस जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं F इज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट S। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी ने डिस्प्लेस किया। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अब ध्यान से सुनना, वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है F वर्क इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अगर बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी अगर डिस्प्लेस होना चाहती है, हो रही है, ओके, अगर बॉडी उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तब उस एंगल थीटा कैसा होगा? ज़ीरो होगा। सो यहाँ से ज़ीरो है, सो W इज इक्वल टू फोर्स F डिस्प्लेसमेंट S एंड कॉस ज़ीरो। हम यहाँ से क्या लिखेंगे? थीटा की वैल्यू ज़ीरो, सो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ से देख सकते हो बॉडी पे लगने वाला फोर्स, सॉरी बॉडी पे होने वाला वर्क कैसा मिला हमें? पॉजिटिव मिला। चलो अब नेगेटिव वर्क कब मिलेगा उसकी बात करते हैं। नेगेटिव वर्क, बॉडी पे जो वर्क होगा उसकी वैल्यू कब, किस केस में, कब हमें नेगेटिव मिलेगी उसकी बात करते हैं। मान लो बच्चों बॉडी फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, m मास की बॉडी, जिस पे F जितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। ध्यान से सुनना, एक दूसरा फोर्स लग रहा है, बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और बॉडी कुछ S जितना डिस्टेंस मूव करेगी। तो यहाँ से हमें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने जो फोर्स अप्लाई किया उस ही डायरेक्शन में बच्चों यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेस हुई, तो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से हमें जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। बट बच्चों देखो यहाँ पे बॉडी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ से हम अगर हमें पूछा जाए फाइंड और
what is the sign of work done by kinetic friction force, so sign will be negative। कैसे? तो देखो यहाँ पे बॉडी पे फोर्स एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कुछ इस डायरेक्शन में, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा बच्चों? 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो एंगल बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। चलो, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 180 डिग्री। हमने बात की थी चैप्टर नंबर 5 में, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 180 इज इक्वल टू -1। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos 180 वी कैन राइट -1। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स F इंटू एस विथ नेगेटिव साइन। सो अगर बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस होगी तो बॉडी पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। अब बच्चों मोस्ट टाइम की बात, जीरो वर्क कब होगा? बॉडी पे होने वाला वर्क जीरो किस कंडीशन में होगा? तो बच्चों देखो, मान लो हमारे पास एक खूबसूरत सा मोटू है। कौन है? मोटू। एक खूबसूरत सा मोटू है हमारे पास, ये रहा मोटू। मोटू की आँख, कान, नाक सब बना देते हैं, चलो बाल भी बना दिया हमने। हमारे पास एक मोटू है, उस मोटू ने क्या किया बच्चों? मोटू का हाथ यहाँ पे जाएगा तभी वो कुछ लगेज उठा पाएगा, तो उसने उसके हेड पे कुछ लगेज उठाया है और वो मोटू यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। कितना? एस जितना डिस्प्लेस हुआ। यहाँ से चलता चलता चलता, मान लो एक कुली है हमारे पास, कुली देखा है ना, कुली जो ट्रेन में से कुछ लगेज हमें उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में हेल्प करता है। हेल्प तो करता है लेकिन कुछ पैसे भी लेता है। ओके छोड़ो, तो यहाँ से वो कुली प्लेटफॉर्म के एक एंड से दूसरे एंड पे कुछ लगेज ले जा रहा है। तो अगर हमें इस बॉडी पे होने वाला, इस बॉक्स पे होने वाला वर्क फाइंड करना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से सुनना, इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा? W इज इक्वल टू mg जितना ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ये बॉक्स यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। सो दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू cos 90, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। सो वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। फिर से एक बार ध्यान से सुना, अगर थीटा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री हुआ तो होने वाला वर्क पॉजिटिव होगा। अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हुआ तो होने वाला वर्क नेगेटिव होगा। और बच्चों अगर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री जितना एंगल फॉर्म करता है, दैट मीन्स इफ force is perpendicular to displacement in this condition, work on body will be 0। ओके, तो बच्चों आज हमने वर्क के बारे में कुछ बेसिक बात की। अब बच्चों हम कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं उसके बारे में उसका कुछ न्यूमेरिकल हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।